बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 5 के पार्ट बी के साथ शुक्रिया और हम लोग आज मेमोरी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो उसके अंदर हमें एक तो सीपीयू चाहिए जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, ALU और कंट्रोल यूनिट CU, और इसके अलावा मेमोरी है और थर्ड जो इसका पार्ट है वो IO सिस्टम है, और इन सबको मिलाने के लिए हमारा पास सिस्टम है। तो हम वन बाय वन अब इनकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हम जो इनका इनिशियल पार्ट या इनका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो तकरीबन देख चुके हैं। आज से हम मेमोरी को इन डेप्थ स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि मेमोरी क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जो बेसिक आर्किटेक्चर में देखा, तो मेमोरी एक इसका लाजिम हिस्सा है। जब भी हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो हम जब फेच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब तक मेमोरी हमारे पास नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन हमारे पास कहीं स्टोर नहीं होगा, हम उसे उठा के नहीं ला सकेंगे किसी प्रोसेसर के अंदर। और डेफिनेटली जब प्रोसेसर के अंदर हम नहीं ला सकेंगे तो आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगी, और जो उसके रिजल्ट्स है उनको भी कहीं हमें सेव करना होता है। तो मेमोरी जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हमारे इंसान की मेमोरी है, जिसके बगैर इंसान शायद कुछ भी याद नहीं रख सकता। तो सिमिलर इज द सिचुएशन विद द कंप्यूटर। तो इसके अंदर मेमोरी की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। और अब हम देखेंगे कि मेमोरी जो है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, और इसकी मुख्तलिफ जगह पे जो इसकी पोजीशनिंग है वो, और इसके अलावा इसका जो एक्सेस टाइम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इस सिस्टम के, तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम जो आपके सामने है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोसेसर के साथ एक प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस होता है, और हमें मालूम है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर ये जो है ये इंटरफेस का बुनियादी हिस्सा है। और इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ एड्रेस के लिए बसेस हैं, कुछ डाटा के लिए बसेस हैं, और कुछ कंट्रोल लाइंस हैं। जो कंट्रोल लाइंस हैं वो इस मकसद के लिए काम करते हैं कि आया हमने जो चीज है वो रीड करनी है या राइट करनी है। जो रिजल्ट से हम जाके राइट करते हैं, और जो हम बेसिकली जब फेच कर रहे होते हैं तो हम रीड करते हैं। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ एड्रेस की बिट्स हैं, जो बसेस हैं वो एड्रेस के लिए हैं, और ये आप देख रहे हैं ये वन वे है। और हमेशा प्रोसेसर से मेमोरी को एड्रेस जब भेजा जाएगा तो उसका वन वे ट्रैफिक, एंड फॉर द सेक ऑफ डाटा वी हैव द टू वे, क्योंकि जब हमने राइट करना है तो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा, और जब हमने रीड करना है तो मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाएगा डाटा। सिमिलरली ये कंट्रोल लाइंस जो है ये इसी मकसद के लिए है कि हम किस तरह कब रीड करते हैं और कब राइट करते हैं। तो हम बात को आगे चलाते हुए बहुत ही बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, और इनके मुताबिक इन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है लोकेशन। लोकेशन से मुराद ये है कि जो हम मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल या एक्सटर्नल के लिए जो बाद में हम ओवरलैप भी देखेंगे, इन बोर्ड एंड ऑन बोर्ड, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो लोकेशन में जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी से मुराद वो है कि जिसके बगैर हम किसी भी सूरत में अपना प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो पहली लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंस है उनकी, वो है प्रोसेसर रजिस्टर्स। ये डायरेक्टली ये जो है वो प्रोसेसर के चिप के ऊपर ही होते हैं। और इसके अलावा मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी इस नेक्स्ट टू जिससे हम अपना तमाम प्रोग्राम और डाटा फेच करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं। इसके अलावा कैशे है। कैशे इज समथिंग इन बिटवीन, हम डिटेल के साथ सारा देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लोकेशन की। तो प्रोसेसर के करीब करीब जो है वो रजिस्टर्स होते हैं,
اس کے بعد कैशे है और कैशे के बाद मेन मेमोरी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज में ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, टेप है, तो जितने आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो लोकेशन वाइज हमने कहा कि जो मेमोरी है उसके दो कैटेगराइजेशन है, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। इसके बाद हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी है कि कैपेसिटी में या तो हम यूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स और या हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स। हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जो मेमोरी की कैपेसिटी है हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा था कि every 1000 is equal to 2 raised to power 10, और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि अगर 1 मेगा है तो वो 2 raised to power 20 है, अगर वो 2 मेगा है तो 2 raised to power 21 है, अगर वो 4 मेगा है तो इस 2 raised to power 22, और अगर वो 1 गीगा है तो 2 raised to power 30 है, if it is 4 giga 10 raised to power 230, 2 raised to power 32। तो इस तरह से हम जो उनकी कैपेसिटी है, और दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ बाइट्स की बजाय नंबर ऑफ वर्ड्स पे चले जाते हैं, और वो उस पर्टिकुलर मेमोरी पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो वर्ड है वो कितने बाइट का है। इट मे बी फ्रॉम 1 बाइट टू इट मे बी 64 बाइट। तो फिर हम देखते हैं कि कैपेसिटी की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, आया नंबर ऑफ वर्ड्स पे है या नंबर ऑफ बाइट्स पे है। ज्यादा जो है उसके अंदर हम नंबर ऑफ बाइट्स पे करते हैं, और इसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ ट्रांसफर। यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या है कि जब आप मेमोरी से चीजों को लेकर निकलते, मैं इनकी डिटेल थोड़ी सी बात में आपको वन बाय वन इनकी डेफिनेशन पे भी जाता हूं। तो यूनिट ऑफ ट्रांसफर के अंदर हम लोग या तो वर्ड को ऐसा यूनिट ऑफ ट्रांसफर ले सकते हैं या ब्लॉक को ले सकते हैं। जब हमें बहुत बड़ा डाटा लेके जाना होता है तब हम ब्लॉक की सूरत में, वरना हम वर्ड की सूरत में हम चलते हैं इनकी डिटेल्स में भी। Then is the access method। access method का मतलब ये है कि हम वहां से डाटा को उठाते कैसे हैं, हम उस डाटा तक हमारी पहुंच किस तरह से होती है। तो जो पहुंच है या एक्सेस का जो मेथड है वो हमारी मेमोरी की परफॉर्मेंस में या हमारी मेमोरी की कॉस्ट में या उसकी टेक्नोलॉजी में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेस मेथड के अंदर एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमारे पास सीक्वेंशियल मेथड हो। सीक्वेंशियल मेथड का मतलब ये है कि हम एक एंड से स्टार्ट करते हैं और दूसरे एंड तक जाके तो अपना डाटा जो है वो तलाश करते हैं जहां हमें डाटा मिल जाए। इसके बाद डायरेक्ट मेथड है, मैं वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। देयर इज अ रैंडम मेथड और एसोसिएटिव मेथड है। और फिर जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में एक्सेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा साइकिल टाइम, और साइकिल टाइम बेसिकली इट डिपेंड्स के कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मेमोरी, और डेफिनेटली कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ द मेमोरी प्योरली उसी पे ही डिपेंड करती है। तो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स के अंदर हम देखते हैं कि एक्सेस टाइम है, साइकिल टाइम है, ट्रांसफर रेट है। और अगर हम फिजिकल टाइप की बात करें कि वो मैन्युफैक्चर्ड किस तरह से है, तो इनके अंदर सेमीकंडक्टर भी हो सकती है और मैग्नेटिक भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल भी हो सकती है। और अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट कैन बी वोलेटाइल, इट कैन बी नॉन वोलेटाइल, इट कैन बी इरेजेबल, इट कैन बी नॉन इरेजेबल। वोलेटाइल से मुराद ये है कि जब इसकी पावर ऑफ हो तो इसका डाटा खत्म हो जाए, और नॉन वोलेटाइल वो है कि जिसके अंदर जब पावर ऑफ कर दी जाए तो इवन देन जो डाटा जिस हालत में है वहां पे वो उसी हालत में सेव रहे। इरेजेबल का मतलब ये है कि आप इसके अंदर चीजें नई राइट कर सकते हैं और पुरानी को इरेज भी कर सकते हैं। और नॉन इरेजेबल वो है कि जिसके अंदर एक दफा आपने जो चीज स्टोर कर दी दैट रिमेन्स देयर, और उसमें से उसको फिर आप चेंज नहीं कर पाते। और इसी तरह
जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन द शेप ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल्स होती है। तो आई एम गोइंग टू वन बाय वन। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो हमने कहा कि इंटरनल हो सकती है, ये एक्सटर्नल हो सकती है। तो इंटरनल में जो बुनियादी हैसियत है वो है मेन मेमोरी की, लेकिन इंटरनल मेमोरी के अंदर हमने जैसे कहा कि कुछ और टाइप की भी मेमोरीज होती है, जैसे कि प्रोसेसर जो है उसको खुद की एक मेमोरी चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि ताकि वो स्पीड अप कर सके चीजों को। तो हमने देखा कि रजिस्टर्स जो है वो प्रोसेसर की सॉर्ट ऑफ पर्सनल मेमोरी होती है। तो मेमोरी में लोकेशन वाइज जो इंटरनल मेमोरी में, वैसे तो हम मेन मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी कहते हैं, लेकिन रजिस्टर्स भी चाहिए जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस, इसी तरह कैशे चाहिए टू स्पीड अप द प्रोसेस, और इसी तरह हमें जो कंट्रोल यूनिट है प्रोसेसर का, तो उसे भी कुछ ना कुछ इंटरनल मेमोरी चाहिए। तो ये सारी हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इनको जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि मेमोरी में इन डिटेल जाने के लिए ये जो हम अपना पाथ बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह जो है कैशे भी एक इंटरनल मेमोरी है, और जो एक्सटर्नल मेमोरीज की मैंने बात की तो उसके अंदर हमारी पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस है, जिसके अंदर आपकी जो हार्ड ड्राइव है, जो टेप्स अगरचे आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन बहुत अरसे तक ये भी इस्तेमाल होती रही। और इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हैं वो डिफरेंट टाइप की मेमोरीज को यूज कर सकते हैं, जैसे आज आपके पास यूएसबी है, फ्लैश है, और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी एक्सटर्नल में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो एक रास्ता तो ये है कि हम बाइट के जरिए उसको कैपेसिटी को कैलकुलेट करें, या दूसरा रास्ता है कि हम वर्ड्स के जरिए हम कहें कि वर्ड। अब वर्ड जो है वो एक ऐसी टर्म है कंप्यूटर के अंदर के डिपेंड करता है कि दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर इज यूजिंग द वर्ड, क्या वो 8 बिट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो 16 बिट का कर रहा है, 32 बिट का कर रहा है, या 64 बिट्स का कर रहा है। तो that purely depends on कि जी हमारा वर्ड का साइज क्या है। लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है उसको तो हम डेफिनेटली बाइट की सूरत में ही बताते हैं, क्योंकि जब आप कोई लेने जाते हैं हार्ड डिस्क, तो आपको स्ट्रेट वे या कोई फ्लैश आप लेने जाते हैं या किसी भी किस्म का कोई डिवाइस खरीदने जाते हैं रिगार्डिंग द मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, तो वहां पे आपको यही बताया जाता है कि दिस इज 500 बाइट्स या 1 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, व्हाटएवर। तो जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं वो तो शॉर्ट these are categorized into the bytes capacity wise, लेकिन जो हमारी इंटरनल मेमोरीज है वो डिपेंड करता है कि हम बाइट पे कहते हैं या हम कहते हैं कि वर्ड्स में। अच्छा, इसके बाद जो है यूनिट ऑफ ट्रांसफर। अब यूनिट ऑफ ट्रांसफर के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम यूनिट ऑफ ट्रांसफर को हम डिफाइन करें, तो हम वन बाय वन इनको शेयर करते हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसफर जो है हम जो लेते हैं वो इस तरह से है कि जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंदर अमूमी तौर पे जो हमारी मेमोरी है उससे जितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस उसमें जा रही होती हैं या उससे आउट हो रही होती है उसके मॉड्यूल से, तो वो शो करती है कि कितनी बिट्स इन अ सिंगल गो उसके ऊपर जा सकती है। बिकॉज हम सीरियल को पैरेलल और पैरेलल को सीरियल में कन्वर्जन का प्रोसेस इस्तेमाल करके उनको स्पीड अप करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी लाइंस, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी इसका मतलब है उतनी ज्यादा जो बिट्स हैं वो एक सिंगल रो में ट्रांसफर हो सकेंगी। तो अमूमी तौर पे जो मेन मेमोरी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस इन एंड आउट होती हैं वो वर्ड लेंथ के बराबर होती है, लेकिन समटाइम इससे ज्यादा भी होती है। जो हमारे यहाँ जनरली जो इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर
64 बिट को इकट्ठा ट्रांसफर करने के लिए 64 इनकमिंग आउटगोइंग लाइंस हैं, इसी तरह 128 भी हो सकती हैं और 256 भी हो सकती है। लिहाजा वो क्या करती है कि उतनी ही बिट्स एक सिंगल रो में ट्रांसफर करती हैं। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और टर्म देखते हैं विच इज इक्वल टू वर्ड। जो हमारा वर्ड का साइज है वो डिपेंड करता है कि इस मेमोरी में या इस प्रोसेसर में हम वर्ड का साइज क्या लेते हैं। ये अगर आप अपना कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको अंदाजा है कि 64 बिट का वर्ड भी है, 32 बिट का वर्ड भी है और ये उसके मुताबिक जो है हमारी यूनिट ऑफ ट्रांसफर जो है वो उसके मुताबिक होगा कि हम एक वर्ड को एक सिंगल रो में अमूमन ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एड्रेसेबल यूनिट है वो हमारा वर्ड की बजाय हो सकता है कि हम सिर्फ बाइट ले लें या हम सिर्फ और सिर्फ जो है एड्रेसेबल यूनिट को बाइट लेवल पे ले जाएं। और अगर हम कहते हैं कि हमारा एड्रेस 2 raised to power a is equal to एड्रेसेबल यूनिट जो है वो 2 raised to power a is equal to n है, जबकि a जो है वो एड्रेस है मेमोरी के अंदर। तो ये एक दूसरा हमारा तरीका है कि हम एड्रेसेबल यूनिट जो है उसको वर्ड लेते हैं या वर्ड का साइज क्या रखते हैं या नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उनसे ये रिलेट करता है कि हमारा एक दफा में एक सिंगल रो में कितना डाटा ये यूनिट हम ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम यूनिट ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो हम कहते हैं कि मेन मेमोरी में जितनी बिट्स एक वक्त में रीड होती हैं या राइट होती हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, ये लाजिम नहीं है कि ये इक्वल टू वन वर्ड हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो वर्ड से बड़ा भी हो सकता है और वर्ड से छोटा भी हो सकता है। अगर आप याद करें तो हमने बिग एंडियन और लिटिल एंडियन वाली जो एक टर्म इस्तेमाल की थी वो हमें इस हवाले से बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर हम बात करें मेन मेमोरी की तो हमने कहा कि कुछ बिट्स रीड आउट और रिटर्न हो सकती है इनटू, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की से हार्ड डिस्क की तो इसके अंदर जो है वो हम वर्ड से बहुत बड़ी चीज जो है वो ट्रांसफर करते हैं और अमूमी तौर पे हम उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज इक्वल टू ब्लॉक। अच्छा, इसके बाद मेथड ऑफ एक्सेसिंग में मैंने जैसे कहा कि जो हमारे पास मेथड ऑफ एक्सेसिंग है वो इसकी कॉस्ट या इसके टाइम के साथ उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या है? जैसे कि पुराने जमाने में जो टेप्स होती थी तो एक टेप के अंदर जो हमारा डाटा है वो बहुत ज्यादा लिखा होता था और हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है उसको जब हम रिट्रीव करना चाहते थे तो हमें उस पूरी टेप के अंदर उसे ढूंढना पड़ता था। तो ये एक सीक्वेंशियल मेथड था और सीक्वेंशियल मेथड के अंदर हमें अंदाजा है कि अंटिल हमें अपनी रिक्वायर्ड फाइल का नाम नहीं मिलेगा तो जब तक हमें नाम नहीं मिलेगा तब तक हम ढूंढते रहेंगे। और चूंकि जो टेप्स थी वो एक मोटराइज्ड फंक्शन के तहत चलती थी तो उस मोटर की भी एक टिपिकल स्पीड होती थी और आई रिमेम्बर कि पुराने जमाने में जो टेप्स हम इस्तेमाल करते थे तो वो कई किलोमीटर लॉन्ग होती थी। तो उन तक पहुंचने के लिए जो टाइम इस्तेमाल होता था वो जाहिर है वो हमारा एक्सेस टाइम का हिस्सा होता था। तो सीक्वेंशियल मेथड जो था वो दैट वाज द वीकेस्ट वन और ये जो था वो सबसे स्लो प्रोसेस होता, लेकिन ये अपनी जगह पे है कि ये इतना बड़ा बल्क स्टोर करता था कि इतने बड़े बल्क ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए आपके पास इसके अलावा कोई और मेथड था ही नहीं। हम उसको देख लेते हैं सीक्वेंशियल मेथड में कि मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द यूनिट्स ऑफ डाटा कॉल्ड रिकॉर्ड और फिर उन रिकॉर्ड्स का जो एड्रेस होता था वो इस तरह से होता था कि हम स्टोर्ड एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिकॉर्ड और जो है
जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं उनको अलग करके तो उन तक हम पहुंचने में थोड़ा सा जल्दी तो पहुंच जाते थे, लेकिन इवन देन जो हमारा एक्सेस टाइम है वो हाईली वेरिएबल होता था, बिकॉज अगर तो आपका रिक्वायर्ड डाटा या रिक्वायर्ड एड्रेस या रिक्वायर्ड फाइल बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिट्रीवल प्रोसेस है तो यू कैन गेट इट इन सेकंड्स, बट आई रिमेम्बर कि सम टाइम हमें कई कई मिनट तक उस फाइल तक पहुंचने में लग जाते थे, और उस फाइल तक पहुंचने के बाद फिर उसका डाटा रिट्रीव होना शुरू होता था, तो रिट्रीवल का इटसेल्फ फिर एक टाइम हमें कंज्यूम करना होता था। तो ये जो सीक्वेंशियल मेथड है बड़े बल्कि डाटा के लिए हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये और किसी न किसी शक्ल में आज भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट मेथड है जो फास्ट है, बट दैट इज स्टिल अवे ऑफ द सीक्वेंशियल मेथड। इसके बाद हम देखते हैं कि अनदर मेथड इज द डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड हमारा वो है जो आज हम हार्ड डिस्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिविजुअल ब्लॉक और रिकॉर्ड जो है उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसकी फिजिकल लोकेशन पे होता है, और एक्सेस इज अकम्प्लिश्ड बाय डायरेक्ट एक्सेस टू रीच अ जनरल विसिनिटी प्लस sequential searching, counting and waiting to reach the final location. Sequential access के मुकाबले में ये तरीका comparatively faster है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो एड्रेस है उस एड्रेस का एक हिस्सा जो है वो मुश्तमिल होता है कि तकरीबन वो कहाँ पे है, राइट। जैसे आप किसी शहर के अंदर एक तरफ से एक बंदे को तलाश करना या एक एड्रेस को तलाश करना शुरू करें तो दैट वुड बी लाइक अ सीक्वेंशियल मेथड। और अगर आप डायरेक्ट एक्सेस मेथड की बात करें तो ऐसे में क्या होगा कि आप पहले शहर के अंदर उस एरिया जो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया होगा उसको आप पहले हंट कर लेंगे। जस्ट लाइक अगर हम एक इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में पूरे इस्लामाबाद में एक सिरे से शुरू करने के बजाय आप कहते हैं कि एक सेक्टर का सब सेक्टर और उसके अंदर आप एक स्ट्रीट को अगर मार्क कर लें और फिर उस स्ट्रीट के अंदर जो 150 मकान है उनमें से वन बाय वन सर्च करके अगर आप पहुंचे तो आपका मेथड सीक्वेंशियल के मुकाबले में खासा तेज और इट कैन बी फास्टर। और जैसे मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ द मेमोरी है उसके अंदर एक्सेस मेथड की जो टेक्नोलॉजी है वो कीमत में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अमूमी तौर पे हम जो हार्ड डिस्क के अंदर मेथड इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर हम करते क्या है कि हम तकरीबन उस लोकेशन के करीब जाके फिर वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन को क्लोजली सर्च करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड द रैंडम मेथड। रैंडम एक्सेस में आप करते क्या है कि आप हर एड्रेस को फिजिकली वायर कर देते हैं। जब आप वायरिंग करते हैं तो एड्रेसिंग मैकेनिज्म को, तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका डिजायर्ड लोकेशन है वो किसी, क्योंकि आपने ना तो सीक्वेंशियल सर्च कर जाना है ना उस विसिनिटी में जाके फिर फर्दर एक एक पॉइंट को हंट करना है, बल्कि आपके पास फिजिकल वायरिंग चूंकि मेमोरी मौजूद है और आपको पता है कि किस वायर का एड्रेस क्या है, तो आप क्या करते हैं आप डायरेक्टली उस वायर के ऊपर जाके तो अपना डिजायर्ड डाटा तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो आपको चाहिए वो एड्रेस है, और जो टाइम है वो आप किसी भी लोकेशन पे जाएंगे तो आपको टाइम के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए, बिकॉज आपने स्ट्रेट अवे एक वायर के ऊपर जाना है और उस वायर के अगेंस्ट एड्रेस पे आपका डिजायर्ड डाटा पड़ा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक्सेस टाइम जो है दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपकी जो मेन मेमोरी है और जो आपका कैशे सिस्टम है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम एक्सेस, और यही बड़ी वजह है
कि इनके अंदर जो हमारा एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट होने की वजह से उनकी डायरेक्ट वायरिंग है, और डायरेक्ट वायरिंग की वजह से उसकी कॉस्ट जो है दैट इज मच हायर देन द डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अगर आप यहाँ पे देखें तो द टाइम टू एक्सेस अ गिवन लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रायर एक्सेस एंड इज कांस्टेंट, क्योंकि हार्ड वायर्ड है तो हर वायर के अगेंस्ट एक एड्रेस है, तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही मैंने हाईलाइट किया है एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम एंड डायरेक्टली एड्रेस्ड एंड एक्सेस्ड। यही वजह है कि आप जो फास्टर मेमोरीज इस्तेमाल करते हैं उनमें मेन मेमोरी है, और जो चीपर कैशे हैं उनमें भी आप यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा मेथड है दैट इज एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म है वो इस तरह से है। एसोसिएटिव मेथड में हम जो वर्ड को या जो कंटेंट है उसको जब हम रिट्रीव करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो मेथड है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स होता है इंस्टेड ऑफ एड्रेस। तो हमारी रिट्रीवल जो है वो कंटेंट्स की बेस पे होती है बजाय के एड्रेस की बेस पे। तो ये हमारा जो मेथड है वो इवन रैंडम एक्सेस मेथड से भी फास्टर है, और इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो जब हम कैशे को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि एसोसिएटिव मेथड किस तरह से फास्टेस्ट हो जाता है, और हम जो कैशे मेमोरी है वो उसके अंदर इसी को ही इस्तेमाल करते हैं एसोसिएटिव मेथड को। कैशे मेमोरीज में एम्प्लॉय एसोसिएटिव मैप एक्सेस, इसके अलावा भी है उसके अंदर, लेकिन जो है ये एसोसिएटिव मेथड अमूमी तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है वो कैशे में। और इसके बाद जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर मैंने जैसे कई बार इस बात को रिपीट किया है कि एक्सेस टाइम जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस में, और यही बाद में कॉस्ट में भी रोल परफॉर्म करता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सेस जो परफॉर्मेंस के अंदर है एक्सेस टाइम है, मेमोरी साइकिल है और ट्रांसफर रेट है। ये जो बेसिक उसके क्राइटेरियाज हैं वो डिफाइन करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, इसे देखिए कि लेटेंसी या एक्सेस टाइम हम कहते हैं दिस इज द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म अ रीड एंड राइट ऑपरेशन। अच्छा, जब हम कह देते हैं कि रीड और राइट ऑपरेशन तो उसके अंदर भी हमें देखना यह है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं और जो नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं इनमें इसका फर्क कहां पे पड़ता है और लेटेंसी क्यों बढ़ जाती है नॉन रैंडम एक्सेस में। तो द टाइम from the instant that an address is presented to the memory to the instant that the data have been stored are made available for use। ये random access type memories के अंदर हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है वो ये है। और non random access memory में the access time is the time it takes to position the read and write mechanism। देखिए जैसे मैंने कहा कि random access में आपने just एड्रेस दिया और उसने डाटा रीड या राइट करके आपको दे दिया, जबकि नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज में जिसमें सीक्वेंशियल सर्च भी हो सकती है और जिसके अंदर अभी हमने देखा था कि जो सीक्वेंशियल सर्च भी हो सकती है और वो डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकती है। तो उसके अंदर जो है आप क्या करते हैं कि डाटा को जब आप रिट्रीव करने लगते हैं तो आपको एड्रेस के बाद फिर आपको उस पोजीशन पे जाने और रीड राइट ऑपरेशन का मैकेनिज्म जब आप अडॉप्ट करते हैं यू नीड मोर टाइम। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है वो मेमोरी साइकिल है। The concept is primarily applied to the random access memory and consists of the access time plus an additional time required before a second access can commence। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पोर्शन को वाइंड अप करते हैं।
जी, जिस चीज को हम मेमोरी साइकिल कहते हैं उसके अंदर सिर्फ एक रीड राइट ऑपरेशन नहीं है, बल्कि होता ये है कि जब मेमोरी एक रीड राइट ऑपरेशन, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए कर रहा हूँ, और रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो हमारा एक रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उस रीड राइट ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद चाहिए तो ये कि वेरी इंस्टेंटली अगला जो रीड राइट ऑपरेशन है, रीड करना है या राइट करना है, तो वो फौरी तौर पे हो जाए। ये बात ज़हन में हमें रखनी है कि एक वक्त में मेमोरी के साथ सिर्फ एक रीड या राइट ऑपरेशन हो सकता है, दो ऑपरेशन इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एक वक्त में अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है तो चाहिए तो ये था कि जैसे ही एक रीड राइट ऑपरेशन फिनिश होता तो वेरी इंस्टेंटली दूसरा शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं होता कि चूंकि ये हमारी सिग्नल लाइंस है और हार्डवायर्ड है, और इनके अंदर सिग्नल जब हम भेजते हैं तो वो अगर वोल्टेज की फॉर्म में है, या अगर हम आजकल जो ऑप्टिकल मेमोरीज आ रही है तो उनके अंदर एक ऑप्टिकल सिग्नल की सूरत में होता है, तो इसको एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि अगर वो एक सिग्नल था, एक वोल्टेज, अगर हमने फर्ज कीजिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल था और एक वोल्टेज आई, इस वोल्टेज को माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डाई डाउन होना चाहिए, लेकिन ये कुछ टाइम जो ले जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जिसके ऊपर हमने ये सिग्नल भेजा था उसके ऊपर जो वोल्टेज या जो उसका ट्रांजिएंट है, वो ट्रांजिएंट हम कहते हैं कि अगर एक वोल्टेज खत्म हो रही है तो उसको खत्म होने के लिए, बिल्कुल जीरो होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। वो एक रैंप की सूरत में कब होती है, वो इंस्टेंटली खत्म नहीं होती। तो वो जो रैंपिंग की सूरत में वो जो एक टाइम है वो आपका टाइम वेस्टेज है, क्योंकि जब तक ये जीरो पे नहीं जाएगी तब तक आप नया जो मेमोरी साइकिल है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, और जब तक आप नया मेमोरी साइकिल अडॉप्ट नहीं करेंगे तो अगला रीड एंड राइट साइकिल नहीं हो सकता। लिहाजा आपको एक एडिशनल टाइम इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एडिशनल टाइम आप एक कंप्लीट मेमोरी साइकिल के नाम पे उसके अंदर रखते हैं कि एक रीड राइट साइकिल, और इस साइकिल के बाद उस ट्रांजिएंट की डेथ का टाइम, एंड देन यू आर रेडी to perform another cycle. So quickly मैं इसे this additional time may be required for the transients to die out on signal lines or to regenerate the data if they are read destructively. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें बहरहाल जो है कुछ टाइम चाहिए होता है। तो एक चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि जो मेमोरी साइकिल है इसका प्रोसेसर की स्पीड से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज ये प्योरली जो है वो उस सिस्टम बस का यू कैन से डिफेक्ट या फिनोमिना आप कह सकते हैं। ये सिस्टम बस का डिफेक्ट या फिनोमिना है कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है। जैसे मेमोरी साइकिल टाइम हमने देखा है कि दिस इज फॉर द रैंडम एक्सेस टाइप मेमोरीज, तो जब हम नॉन रैंडम एक्सेस टाइप मेमोरीज के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें जो है जिस चीज का सामना करना होता है वो है कि एक तो रीड राइट ऑपरेशन है, और दूसरा जो नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके अंदर जैसे हमने कहा कि पहले हम विसिनिटी में जाएंगे और उसके बाद हम एग्जैक्ट उस एड्रेस को हंट करेंगे, तो आपको कुछ एडिशनल टाइम चाहिए होगा। इसके बाद चूंकि ये हार्डवायर्ड नहीं है तो इसके अंदर जो डाटा आपका आएगा वो ये होगा कि आपने कितनी बिट्स लेके आ रहे हैं और आपका जो मीडियम वो बिट्स लेके आ रहा है वो कितनी देर में लेके आ रहा है और उसका डाटा रेट क्या है। लिहाजा हम जब नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज की तरफ जाते हैं तो हम अमूमी तौर पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि Tn is equal to Ta plus n over R. Tn is the average time to read or write the n bits, right? और
अगर हम TA देखें तो ये एक एवरेज एक्सेस टाइम है। एवरेज एक्सेस टाइम से मुराद ये है कि जब भी हम किसी एक विसिनिटी में जाते हैं और फिर वहां पे हम जैसे मैंने बताया कि एक गली के अंदर फिर हम हंट करेंगे, तो अगर गली के स्टार्ट में मिल जाएगा तो फिर हमें बहुत कम टाइम लगेगा, सिर्फ विसिनिटी में जाना है और बिल्कुल स्टार्ट में ही हमें एड्रेस मिल गया। लेकिन विसिनिटी में जाने के बाद भी अगर हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक में हमारा डाटा बिल्कुल एंड पे पड़ा है तो वी नीड अ टाइम। अब हम क्या करते हैं कि जो एक एवरेज टाइम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस कैलकुलेशन के बाद हम कहते हैं कि इसका एवरेज एक्सेस टाइम दैट इज इक्वल टू TA। और इसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम एक स्टैंडर्ड बनाने के इतनी बिट्स जब हम लेके जाते हैं और जो हमारा मीडियम है उसका ट्रांसफर रेट ये है, तो हम कहते हैं कि TN इज इक्वल टू एवरेज एक्सेस टाइम। और इसके बाद जितनी हमने बिट्स करनी है ट्रांसफर, और इसके बाद जो हमारा बिट का ट्रांसफर टाइम है दैट गिव्स अस द एवरेज टाइम टू रीड एंड राइट द एंड बिट्स। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम एक स्टैंडर्ड बिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम कहते हैं कि एक ब्लॉक है हमारा 1 किलोबाइट का, तो 1 किलोबाइट के लिए हम इतनी बिट्स को रखेंगे और ट्रांसफर रेट देखेंगे कि कितनी देर में वो हमारे पास आता है। तो ये हमें डिफरेंट वेज है कि हम ये देखें कि हमारा जो एक्सेस टाइम है या जो परफॉर्मेंस है वो हम कैसे मेजर करते हैं। उसका बुनियादी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो उसका एक्सेस टाइम या लेटेंसी है, जिसके अंदर हमने देखा कि रैंडम एक्सेस टाइप मेमोरीज के अंदर हमें मेमोरी साइकिल देखना पड़ता है, जिसके अंदर डायरेक्ट आप पहुंच तो इमीडिएटली जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ट्रांजिट्स के डिके के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि आप अगला साइकिल परफॉर्म करें। जबकि जो नॉन रैंडम एक्सेस टाइप मेमोरीज हैं उनके अंदर आपको लेटेंसी एक एक्स्ट्रा ऐड होती है कि आप उस एरिया में जाते हैं और उस एरिया में जाने के बाद आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढते हैं और फिर वहां से डाटा उठा के तो आप अपने डिजायर्ड लोकेशन पे आते हैं। इसके बाद हम जब करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारी मेमोरी का बुनियादी मटेरियल होगा वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मेमोरी की सरफेस है वो मैग्नेटिक है या वो सेमीकंडक्टर टाइप है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम देखेंगे कि इज इट अ वोलेटाइल और इट्स अ नॉन वोलेटाइल। और जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को रिमूव करते हैं तो क्या उसका डाटा उसके अंदर बरकरार रहता है या उसके अंदर से डाटा खत्म हो जाता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि क्या इसके अंदर ये अगर तो रोम है तो हम कहते हैं इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, मींस कि एक दफा उसमें लिखा गया तो फिर उसके बाद आप उसे रीड तो कर सकते हैं, उसे राइट नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह आपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरीज भी बनाई है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में या अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल के साथ करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसे खत्म करता हूँ। ये लेक्चर खासा लंबा हो गया, बट अगर हम इसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंबाइन करें तो दैट इज जस्ट ओवर 1 आवर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसे खत्म करता हूँ और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद मेमोरी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।